केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सबसे पहले संरचना को यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद समझो इसको संरचना क्या है न्यूक्लियस का। सबसे पहले न्यूक्लियस यानी कि हमारा जो कोशिका होता है ना भैया, हमारा जो मान लो ये कोशिका है, इसमें जो छोटा बीच में जो सेंटर में रहता है, इसी को यहाँ पर बनाए हैं। जूम करके जब न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि कुछ इस प्रकार से संरचना रहता है। इसके अंदर जो ही बना देते हैं वैसा नहीं रहता है, इसको जब जूम करके देखेंगे ना तो इस प्रकार से रहता है। समझ आ रहा है? जी सर। लिखो मत, छापो मत, समझो एकदम नहीं। पहले समझो, बर्डन किसी चीज़ को मत लो कि ये इतना लिखना है या कुछ भी। हर पार्ट को यहीं पे समझ लेंगे, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। देखो, सबसे बाहर न्यूक्लियस के सबसे बाहर, केंद्रक के सबसे बाहर जो रहेगा दोहरा झिल्ली रहता है। कैसा झिल्ली रहता है? दोहरा झिल्ली। कौन सी का? कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक झिल्ली। कौन झिल्ली? केंद्रक झिल्ली। जो बाहर न्यूक्लियस के सबसे बाहर जो दोहरा प्रकार का आवरण रहता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली, या फिर अंग्रेजी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंग्रेजी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर रहता है कोशिका सॉरी केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव इसमें क्या है भरल? छोटा छोटा संरचना केंद्रक द्रव। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, केंद्रक द्रव। दूगो पार्ट समझ गए ना? ठीक। अब इसमें जो रहता है लच्छा टाइप का धागेनुमा संरचना, ये धागेनुमा संरचना ना है लच्छा टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। यही जब क्रोमेटिन विभाजन करेगा, जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन बन जाता है गुणसूत्र। कौन सी बन जाता है? क्रोमेटिन गुणसूत्र। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? ठीक, इसी गुणसूत्र पे रहता है डीएनए, यही डीएनए पे रहता है जीन, जो कि अगला संतति को मतलब कि अगला संतति में गुण लेकर के जाता है, पेरेंट का आनुवांशिक गुण इसी पे रहता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे रहता है, मतलब यहाँ पे रहता है केंद्रिका। क्या रहता है? केंद्रिका को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियोलस। इसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है केंद्रक झिल्ली के, मतलब छोड़ के छोटा छोटा छिद्र रहता है। यहाँ पे देख सकता है छोटा छोटा छिद्र रहता है। पूरा तरीका से चारों तरफ से परितः में घिरा रहता है, छोटा छोटा बीच बीच में छिद्र रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक छिद्र या फिर न्यूक्लियर पोर। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, संरचना समझे हम लोग। अब आइए थ्योरी पे चलते हैं कि भैया जो अच्छा ये रहता कहाँ पर है? कोशिका में कोशिका द्रव से घिरा रहता है। जैसे मान लो ये पूरा कोशिका है हम लोग का, ये कोशिका में केंद्रक काम है, यहाँ है ना, ये है ना केंद्रक, ये केंद्रक है हम लोग का। तो केंद्रक बीच सेंटर पे ना है, यानी कि कोशिका द्रव इसके चारों ओर है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव से भरा के में रहता है? समझ रहा है ना कि कोशिका के भीतर नहीं रहता है, बाहर नहीं रहता है। तो कोशिका के भीतर कोशिका द्रव के में रहता है, कोशिका द्रव से घिरा हुआ है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या निकला यहाँ पे कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव से घिरा हुआ होता है ना। कोशिका के भीतर कोशिका द्रव से भरा रहता है कौन चीज? केंद्रक। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, कोशिका का प्रमुख अंग या फिर महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग ही कहलाता है हम लोग का केंद्रक, न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। जब भी कोशिका रहता है उसमें एक ही केंद्रक होता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है कि भैया एगो पादप होता है, एगो पादप ने कुछ पादप होता है, उस पादप में क्या होता है? दूगो केंद्रक पाया जाता है। क्या गो? दूगो। उस पादप का क्या नाम है? क्लेडोफोरा शैवाल। क्लेडोफोरा शैवाल। तो इस पादप में डबल न्यूक्लियस होता है, यानी कि दो केंद्रक होता है। समझ में आ रहा है ना? आइए
तो प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है एक्सेप्शन में, कुछ पादप ऐसा होता है जिसमें कि डबल केंद्रक पाया जाता है। समझ में आया? आइए, अब केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन कहिया किया था? 1831। समझ में आया है ना कि भैया केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कौन पादप में दूगो पायल जाय छे? कौन पादप में दूगो केंद्रक पाया जाता है? क्लेडोफोरा शैवाल में। समझा? ठीक, नाम है पादप का, शैवाल छोटा, बहुत छोटा छोटा होता है। ई दोनों कौन पायल जाय छे? केंद्रक पाया जाता है दूगो। समझा? आइए, कोशिका को ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है, लिख लेना आगे। कोशिका को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। और सॉरी कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है किसको? तो केंद्रक को। कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है? केंद्रक को। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और केंद्रक को क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल? इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि यह कंट्रोल करता है। केंद्रक को कंट्रोलर, या फिर कंट्रोलर यहाँ लिखा है, कंट्रोलर। कंट्रोल मतलब क्या होता है? नियंत्रण। सबको नियंत्रण करता है। राइबोसोम को क्या कहे? उधर जो, उसको क्या कहे? उधर जो, उसको क्या उधर जो। कोशिका झिल्ली बोलेगा तो उन्हें ऑक्सीजन एथियोन सबको अपन काम कहते हैं। जैसे घर में जो मुखिया होता है ना, सबको कहेगा मैं कुछ करेगा ना, कुर्सी पर बैठे रहेगा, जो घासन जो दुकान जो चीनी चायपत्ती सबको आते रह रहता है। उसी प्रकार से कोशिका एकदम रहता है। केंद्रक, कोशिका में केंद्रक सबको कहता है लाइसोसोम उकर, माइटोकॉन्ड्रिया उकर, सबको आराते रहता है, सबको काम बताते रहता है। कौन? केंद्रक। इसीलिए तो इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। जैसे दिमाग क्या करता है? दिमाग सबको काम देता है, शरीर के हर पार्ट को, और हर पार्ट इधर से उधर होते रहता है। इसीलिए तो कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। केंद्रक को कंट्रोलर भी कहा जाता है। कंट्रोल, सबको कंट्रोल में रखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंट्रोलर। क्या कहते हैं? कंट्रोलर। ठीक। केंद्रक को सेल का प्रबंधक कहा जाता है। प्रबंधक मतलब होता है, ये समझ सकता है कि मुखिया टाइप से ना, सबका बाप मुखिया, सबको काम हराने का काम करता है, सबको इधर से उधर जो। तो ये बात हो गया। आइए, अब आकार कैसा रहता है? तो हम लोग देखिए सकते हैं, गोलाकार है या अंडाकार भी कह सकता है। समझ में आया यहाँ तक? तो इस प्रकार से हम लोग, अब इसका कुछ भाग होता है, 4 भाग होता है। यहाँ पे हम लोग देखिए सकते हैं कि कोशिका द्रव, क्रोमेटिन, कोशिका झिल्ली और केंद्रिका। मुख्य रूप से 4 भाग होता है, तो एगो है। तो समझा? अब ये चारों भाग के बारे में जानते हैं। आइए, अब केंद्रक के भाग में सबसे पहला जो भाग है हम लोग का, केंद्रक कला या फिर कोशिका केंद्रक झिल्ली जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसका क्या कार्य है या फिर क्या मतलब कि है इसको। तो केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली। तो केंद्रक क्या है? चारों ओर पाए जाने वाली जो दोहरी झिल्ली ना है, दो प्रकार का ना, दूगो झिल्ली है, एगो ही है, यानी कि दूगो झिल्ली हुआ। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि केंद्रक है चारों ओर पाए जाने वाला दोहरा झिल्ली। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। आइए आगे, इसका निर्माण कौन चीज से हुआ, किससे बना होता है? तो वसा और प्रोटीन से, चट्टा कहता है। जिसका कार्य क्या होता है? क्या कार्य होता है भैया इसका? तो केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पोषक पदार्थ, यानी कि जो खाने पानी पीने का पदार्थ है, न्यूट्रिशन जो भी करता है कोशिका, उसको आदान प्रदान, यानी कि अंदर बाहर करने का काम करता है। कौन? केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच। केंद्रक द्रव कौन हो गया? ये हो गया केंद्रक द्रव, और ये हो गया कोशिका द्रव। ये दोनों के बीच ये होगा ऐजा, ये केंद्रक ऐजा होगा, केंद्रक द्रव। ये दोनों के बीच आने जाने का काम कौन करता है? यही न करता होगा, केंद्रक झिल्ली करता होगा जी। देखो, केंद्रक द्रव भी है और कोशिका द्रव भी है। ये दोनों के बीच आने जाने का परमिशन कौन देता है? केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला। समझा?
या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ठीक, कार्य समझ में आया इसका? हाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रक अगला पाठ है हम लोग का दूसरा भाग। केंद्रक का दूसरा भाग है केंद्रक द्रव। क्या बोला? पढ़े पढ़े केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्मा हो छै, प्लाज्मा हो छै। आइए, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ है क्या? केंद्रक द्रव कैसन होता है? केंद्र के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ ना है भरल तरल पदार्थ, मतलब कि द्रव्य टाइप का पदार्थ होता है, भरल रहता है केंद्रक के अंदर, तो इससे द्रव होता है तो और केंद्रक के अंदर रहता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया केंद्रक द्रव। समझ में आया? जी सर। दिमाग में घुसा है, दिमाग में खाली जी 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 सर नहीं करो। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। ये क्या कैसा रहता है? तो तरल पदार्थ रहता है। कैसा रहता है? तरल पदार्थ रहता है। समझा? जी सर। ठीक। अब इसमें कौन चीज सब रहता है? मेन चीज यही है, केंद्रक द्रव के अंदर कौन चीज सब है? इसके अंदर कौन चीज सब है? देखो, न्यूक्लिक एसिड, खनिज लवण, डीएनए, आरएनए। सर जी आरएनए का मतलब? राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझा? समझा यहाँ तक? ये निर्माण करेगा इस चीज का, कौन चीज का? केंद्रक द्रव ने। ठीक, ये सब चीज का न्यूक्लिक एसिड, खनिज लवण, आरएनए और डीएनए। यहाँ तक बात समझ में आया? आइए इसको छापो, उसके बाद और दूगो पार्ट बचा इसका। दूगो पार्ट क्या क्या बचा है? क्रोमेटिन और केंद्रिका। इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। अगला पार्ट है हम लोग का केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है संरचना में? यहाँ पे पाया जाता है, सबसे मतलब नीचे जो दिख रहा है गोल आवरण में ये संरचना, इसको हम कहते हैं केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोलस कैसा होता है? केंद्रक में एक गोल संरचना, सघन संरचना, गोल यानी कि एकदम जटिल रहता है, इसमें पूरा कोचल रहता है। कौन चीज? पूरा सघन एकदम बहुत ज्यादा रहता है इसमें, वो छोटा छोटा टाइप का द्रव, तो केंद्रिका जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रिका को राइबोसोम का मशीन कहा जाता है। किसका मशीन? राइबोसोम का मशीन कहा जाता है। ठीक, समझ में आया? केंद्रिका क्या है? केंद्रिका के बारे में छोटा सा 2 लाइन जान गए। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कहाँ आता है? ये तो जो धागे नुमा संरचना दिख रहा है संरचना में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। समझ में आया? आइए, केंद्रक द्रव में पाया जाने वाला धागेनुमा संरचना। तो पहला पॉइंट है ये केंद्रक द्रव है, केंद्रक द्रव में ही पाया जा रहा है कि धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन। ठीक, कोशिका विभाजन, जब कोशिका विभाजन होता है तो हम पहले भी बताए थे कि गुणसूत्र में बदल जाता है, यही क्रोमेटिन ही बन जाएगा गुणसूत्र। जब कोशिका का विभाजन होगा तो क्रोमेटिन क्या बन जाएगा? गुणसूत्र बन जाएगा। ठीक, और प्रत्येक जीवधारी, जितना भी जीवधारी सृष्टि पर है, जो जीवित जीव है, सब में निश्चित रूप से गुणसूत्र की संख्या पाया जाता है। आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा किसमें कितना पाया जाता है। चूहा, बिल्ली, भैंस, घोड़ा, बंदर, जितना भी पशु पक्षी जीव जंतु है, सब जीवधारी में, जो भी जीवित जीवधारी है, जो भी प्रजनन करता है, सब में क्या होता है? एक निश्चित मात्रा में गुणसूत्र होता है। जैसे कि मानव में गुणसूत्र की बात करें तो 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी मतलब 46 गो। केंद्रक के कार्य क्या है आइए समझते हैं। केंद्रक का जो कार्य है सबसे महत्वपूर्ण, इसको ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये नियंत्रण करता है, नियंत्रण करने का काम करता है सभी कार्यों को। क्या? सभी कार्यों को नियंत्रण करने का काम करता है। कौन भैया? केंद्रक। कोशिका के अंदर जितनी भी घटनाएं होगी, जितना फेनोमेन, जितना कार्य होगा, सभी कार्य का नियंत्रण, कंट्रोल इसको कहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि यह नियंत्रण करता है। कौन? केंद्रक। आइए आगे समझते हैं। दूसरा पार्ट है आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण का क्या मीनिंग हुआ? आनुवंशिक लक्षण का मतलब हुआ कि जो गुण, जो संरचना
उसका है, उसके माता पिता का, वही उसके संतति में जाएगा। यानी कि माता पिता को हम लोग जनक बोलते हैं और बेटा को संतति बोलते हैं। तो वही गुण जाता है किस में? संतति में जाता है। यानी कि ये गुण जो आता है, जो नहीं कहता है कि बापे रंग लगे जो, तो वो कहाँ से आता है? केंद्रक में होता है एक संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। इसी गुणसूत्र में रहता है डीएनए, इसी डीएनए पे रहता है जीन, यही जीन में रहता है लक्षण कि कैसा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक। गुणसूत्र को ही अंग्रेजी में क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्रोमोसोम। समझ में आया? ठीक, आइए समझते हैं। तीसरा लक्षण हम लोगों का है भैया कि कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक दो भागों में टूट जाता है और दो कोशिका का निर्माण करता है। तो जब उसी समय जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमेटिन जो होता है ना, उसकी संरचना अभी जो हम तुम लोग को बताए थे क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन बन जाता है गुणसूत्र। जब कोशिका विभाजन करता है तो क्रोमेटिन क्या बन जाएगा? गुणसूत्र। और गुणसूत्र जब टूटता है तो गुणसूत्र को जब जूम करके देखेगा तो तुमको पता चलेगा भैया डीएनए है, और डीएनए को जब जूम करेगा तो भैया जीएनए है, जीन है। और जीन को जब देखेगा तो उसी पे रहता है लक्षण कि कैसन होता है। क्रोमेटिन गलत है। समझा? समझा? ठीक। तो ये है हम लोग का केंद्रक का कार्य। तो केंद्रक के बारे में हम लोग पूरा बात जान गए। अब हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जितनी संरचना रहता है और उसके अंदर जितने भी अंग रहता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।